Hello, and this is the continuation of the previous lecture, Income Tax Lecture 1. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था इनकम टैक्स के जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जहाँ पे हमने ये समझा था कि कौन सी सारी चीज़ें हैं जो इनेबल करती हैं हिंदुस्तान की सरकार को, पार्लियामेंट को नियम कानून टैक्सेस पे, इनकम पे लगाने के बारे में। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट टर्म्स वैसे तो काफ़ी हैं और वो समय के साथ आगे आते जाएंगे आपके सामने, पर कुछ ऐसे टर्म्स जिनके बिना इनकम टैक्स का लेक्चर आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता है और जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा कंपटीशन के क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं, वो मेनली 5 हैं। क्योंकि यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट को भी लेक्चर खत्म होने के सबसे अंतिम में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट को भी समझेंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स कम टू द लेक्चर। सबसे पहले जो टर्म आपने समझना है, एसएससी क्या होता है। लेट्स बिगिन विद दिस। एसएससी जो होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंडर कोड किया जाता है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बेसिकली। एसएससी का मतलब क्या होता है? अगर हम कानून की भाषा में बात करें तो एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय whom a tax or any sum of money is payable। वो टैक्स भी हो सकता है, वो कोई और पैसा भी हो सकता है। ये एसएससी होता है जिसकी ये जिम्मेदारी होती है that he has to pay either the money or any other form of tax to the government of India or to the CBDT, to be more specific to the CBDT। अब जब हम इस एसएससी की बात करते हैं तो यहाँ पे एसएससी के बारे में कुछ चीजें बताई दी गई हैं। जैसे पहली जो चीज वो है कि किस रिस्पेक्ट में यहाँ पे पेमेंट होगी, किस रिस्पेक्ट में वो पर्सन सीबीडीटी या गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू एंश्योर इज दैट it has to be a money, it has to be his income, okay? So it is every person in respect of any proceeding under this act has been taken place। मतलब इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य, कोई भी प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग हुई है तो वो एसएससी बन जाता है। मीन्स any person for whom any proceeding has taken place under this act, which act? Income Tax Act। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ये जो प्रोसीडिंग हुई है ना, जो पहले पॉइंट में हमने बोला कि कोई भी प्रोसीडिंग हुई हो, तो ये जो प्रोसीडिंग हुई है वो किसके रिस्पेक्ट में हुई है? या तो उसकी खुद की इनकम, हिज ओन इनकम, या फिर ऐसी कोई इनकम जो उसकी ना हो के भी उसकी है। मतलब काफी बार लोग अपनी प्रॉपर्टी से टैक्स को बचाने के लिए उस प्रॉपर्टी को अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर देते हैं। रिलेटिव की भी एक अच्छी खासी डेफिनेशन है इनकम टैक्स में कि इनकम टैक्स किनको रिलेटिव कंसिडर करता है। तो खैर, over here we'll talk about relative। this series will continue, like we'll cover all the topics। जब वो रेफरेबल होगा तो हम उसे पढ़ेंगे। मगर यहाँ पे वो अगर ऐसे किसी व्यक्ति के इनकम के लिए भी लायबल हो जाता है, इनकम उसकी नहीं है मगर वो उस इनकम के लिए लायबल हो जाता है, तो उसे भी यहाँ पे कंसिडर करना है। मतलब इनकम ऑफ other person for whom he is liable। liable मतलब जिम्मेदार। ये हो गई बात। दो चीजें इस एक्ट में क्लैरिफाई कर दी गई। इसके बाद जो अगली चीज है जो आपने इन दो पॉइंट्स के बाद समझना है, वो भी इसी में आता है, इसी एक पॉइंट में, बिकॉज हम अभी इसी पॉइंट पे हैं, प्रोसीडिंग के पॉइंट पे हैं और प्रोसीडिंग के भी कुछ पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं। तो द थर्ड पॉइंट इज द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम। लॉस के लिए क्यों
टैक्सेस के लिए ITR भरना पड़ता है? ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई जब लॉस हुआ है और इनकम तो बनी नहीं, तो जब इनकम नहीं बनी तो टैक्स कैसा? बिल्कुल टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ITR भरना पड़ेगा बेसिकली। यहाँ पे ITR भर के, क्योंकि काफी बार लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए, जब आप कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में जाएंगे तो लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए पहले पता तो हो कि लॉस है कितना, तब तो उसको सेट ऑफ किया जा सकता है। इस वजह से लॉस का भी ITR भरना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी चीज है रिफंड। मतलब रिफंड या तो हमारे SSC को ड्यू है या SSC के द्वारा किसी और को ड्यू है। रिफंड एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसकी वर्किंग बहुत अच्छी खासी होती है। आपके समझ के लिए, MCQs को क्रैक करने के लिए रिफंड के बारे में आप इतना समझिए कि रिफंड इज समथिंग, ऐसा केस जहां पे आपका टैक्स ज्यादा कट जाता है गलती से, या एडवांस टैक्स आपने जितना पे किया था उससे कम आपकी इनकम हुई, तो ऐसे केस में सरकार आपकी अतिरिक्त टैक्स को आपके उसी अकाउंट में लौटा देती है, जिसे हम कहते हैं रिफंड। ये SSC की पूरी डेफिनेशन नहीं थी, अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वो जो लीगल प्रोसीडिंग की बात की हमने। मूविंग ऑन, जो दूसरा पॉइंट SSC के अंदर ही आता है, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन SSC अंडर दिस एक्ट। डीम्ड टू बी एन SSC का क्या मतलब हो जाता है? देखिए, डीम्ड टू बी एन SSC मतलब उसको SSC माना गया, मतलब उसको ऐसा व्यक्ति माना गया जिसके द्वारा टैक्स देय है, ही इज लाइबल फॉर द टैक्सेस। और SSC इन डिफॉल्ट, SSC इन डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है? डिफॉल्ट शब्द आ गया तो बात तो जाहिर है कि यहां पे कुछ फ्रॉड का एलिमेंट इन्वॉल्व है। देखो, SSC डिफॉल्ट का मतलब होता है जहां पे SSC ने अपनी इनकम को छुपाने का प्रयास किया है और वो इनकम पकड़ में आ गई है, तो टैक्स भरिए उस पे। ये तीन चीजें सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंतर्गत आती हैं। लेट्स रिव्यू इट वंस मोर एंड देन वी कैन मूव ऑन टू अनदर टर्म। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 इनकम टैक्स का बात करता है SSC के बारे में, जो इस चीज को जाहिर करता है कि SSC कौन होता है। SSC is any person under whom proceeding under this act has been taken for the assessment of his income, income of other person for whom he is liable, loss sustained by him, and any refund due to him or due by him. Then there is one more word, deemed to be an SSC and SSC in default. Section 2 subsection 7 SSC को ऐसे समझाता है, और SSC शब्द को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि SSC होता कौन है, तब तक आप SSC के इनकम पे टैक्स कैसे लगा पाएंगे। मूविंग ऑन टू आवर अदर टर्म जो होता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? लेट्स सी इट। असेसमेंट बेसिकली वो प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहली चीज आपने यहां समझनी है कि एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? ये वो प्रक्रिया है जहां पे असेसिंग ऑफिसर द्वारा SSC की इनकम को डिसाइड करने के बाद उस पर टैक्स लगाया जाता है। वेरी सिंपल वर्ड्स, और कानून भी यही बात, बिल्कुल यही बात कहता है, बशर्ते वहां पे आपने असेसमेंट के कुछ तरीके देखने मिलेंगे। दिस इज अ प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ द SSC, जाहिर सी बात है इनकम पे टैक्स लगाने के लिए आपको इनकम का अंदाजा भी तो होना चाहिए। अंदाजा क्या, आपको इनकम पता होनी चाहिए। Where the income of the assessee is determined by whom? Assessing officer। क्यों? SSC अपनी इनकम खुद नहीं बता सकता? बिल्कुल बताएगा। 10 लाख कमाएगा तो 10,000 बताएगा, ताकि टैक्स कम देना पड़े। तो यहाँ पे आपकी इनकम को असेसिंग ऑफिसर, तो क्या हमेशा असेसिंग ऑफिसर्स बैठे रहते? नहीं, दिस इज व्हाई वी हैव CFO।
आफ्टर विच इट इज मेड बाय द वे ऑफ नॉर्मल असेसमेंट। ये जो प्रोसीजर है ये नॉर्मल असेसमेंट के फॉर्म में होती है, जो जनरली होती है, which is expected to be done by every Indian citizen or by the way of reassessment. रीअसेसमेंट मतलब क्या? अगर आप में से कुछ लोग टैक्स के फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत भी चीजें जानते होंगे तो आपको ये चीज पता होगी कि कई बार आईटीआर फाइल करने में लोगों से कुछ सालों की मिस्टेक हो जाती है और वो कुछ समय बाद पता चलती है और कुछ समय बाद उजागर होती है। तो यहाँ पे आपका पैसा डूबता नहीं है, टैक्सेस कभी डूबते नहीं है। यहाँ पे रीअसेसमेंट, दोबारा से असेसमेंट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। और अगर ये पाया गया कि हाँ कहीं ना कहीं प्रोविजंस ने आपको डिसएडवांटेज दिया है तो आपके साथ फिर जस्टिस होता है। अब यहाँ पे ना, ये तो था डेफिनेशन। यहाँ पे एक और बात बोल दी कि ये जो असेसमेंट होता है ना, इसके टाइप्स होते हैं। और अगर आपको हर टाइप का मतलब नहीं पता है, नाम जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि नाम से ही एमसीक्यूज फंस सकते हैं। केवल नाम याद रखना इनफ नहीं होगा, उनके सेक्शन को भी याद रखना होगा। जो कि सबसे नॉर्मल है सेल्फ असेसमेंट। मैक्सिमम टाइम्स मोस्ट ऑफ द ऑनेस्ट सिटीजन्स सेल्फ असेसमेंट पे ही डिपेंड होते हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर बी, समरी असेसमेंट। ओके, नंबर सी, स्क्रूटनी असेसमेंट। ये खतरनाक है। ये अगर किसी बिजनेसमैन का आ गया तो उसकी रात की नींद तो नहीं आएगी। स्क्रूटनी असेसमेंट के बाद होता है बेस्ट जजमेंट। ये स्क्रूटनी से भी खतरनाक है। बेस्ट जजमेंट के बाद आता है रीअसेसमेंट ऑफ पर्सन हु इज एन एस्केपिंग असेसमेंट। मतलब जो असेसमेंट से बच रहा था, पकड़ में आ गया। सो आई गेस आई विल राइट ओवर हियर reassessment of escaping assessment। तो ये जो आपके इनकम टैक्स एक्ट में ये 5 तरह की असेसमेंट दी गई है। लेक्चर्स के साथ साथ जैसे प्रोविजंस आते जाएंगे, ये सारी चीजों को हम सीखते चलेंगे, मगर यहाँ पे आपने याद रखना है सेक्शन किसका क्या क्या है। जो सेल्फ असेसमेंट है वो आपका सेक्शन 140A में आ जाता है। जो समरी असेसमेंट है आपका वो 143 सबसेक्शन 1 में आ जाता है। जो स्क्रूटनी असेसमेंट है आपका वो 143, जो sorry once again actually the video was cut due to some technical glitch। जो स्क्रूटनी असेसमेंट है आपका वो सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में आ जाता है। हम अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात करते हैं तो ये हमारा सेक्शन 144 में आ जाता है। और एस्केपिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें 147 सेक्शन ऑपरेट करता हुआ दिखता है। मतलब कुल मिला के वी हैव, दिस इज व्हाट इट मेक्स एन असेसमेंट। एक क्विक रिव्यू, असेसमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट इज बेसिकली द प्रोसीजर वेयर बाय द इनकम ऑफ द असेसी इज डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर। एंड कानून में एक और बात कही है, इट मे बी इन द वे ऑफ नॉर्मल असेसमेंट और इट मे बी द रीअसेसमेंट ऑफ एन इनकम प्रीवियसली अर्न्ड। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट में, जिसमें सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140 सबसेक्शन शेड्यूल ए में आता है, समरी 143 सबसेक्शन 1 में आता है, स्क्रूटनी 143 सबसेक्शन 31 सॉरी इज इट 3? या इट्स 3। बेस्ट जजमेंट सेक्शन 144 में आता है एंड रीअसेसमेंट ऑफ एस्केपिंग असेसमेंट 147 में आता है। तो यहाँ पे आपने 2 चीजों को समझ लिया, सीख लिया, एसएससी क्या होता है और असेसमेंट क्या होता है। अब पर्सन, पर्सन का नॉर्मल सा मतलब है ह्यूमन बीइंग नहीं। इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब बहुत ही ज्यादा व्यापक होता है। आइए सीखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन वी से इट, व्हाट डू वी मीन बाय पर्सन व्हेन वी सी इट। अगर हम पर्सन की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि पर्सन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है।
क्योंकि यहाँ पे हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात नहीं करते, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल के बारे में, एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के बाद हम बात करते हैं फर्म के बारे में। फर्म के बाद एओपी मतलब एसोसिएशंस ऑफ पर्सन, या बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके बाद लोकल अथॉरिटी, आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और सबसे अंतिम में आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मेक इट अ पॉइंट कि पर्सन की डेफिनेशन में आप 1 2 3 4 5 6 7 ये जितने भी 7 टर्मिनोलॉजीज हैं इनको लिख लें, बिकॉज यहां से एमसीक्यू के फंसने का चांस आता है। एक बड़ी बेसिक सी बात है, जहां पे भी पॉइंट्स आते हैं वहां पे ये बात बड़ी इंश्योर हो जाती है कि भाई यहां से एमसीक्यूज तो फंस ही सकते हैं। जब हम बात करते हैं पर्सन के बारे में तो पर्सन की डेफिनेशन हमें 2 सबसेक्शन 31 में दी गई है और उनमें ये सारी चीजें दी गई हैं। इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? देखिए, इंडिविजुअल का मतलब है नेचुरल पर्सन। तो अगर हम नेचुरल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो नेचुरल पर्सन में क्या आ जाएगा? 2 ही आ सकते हैं, मेल या फीमेल। तो ये हो जाती है हमारी इंडिविजुअल की कंसेप्ट। यहां पे क्लोज छोटा सा कंसेप्ट है बस, कि इंडिविजुअल में एक नेचुरल पर्सन या एक ह्यूमन बीइंग आता है और ये ह्यूमन बीइंग में इधर इट कुड बी अ मेल और इट कुड बी अ फीमेल। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं। आपने काफी पढ़ा होगा क्लास 11th की बीएसटी में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक पूरी तरह से एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जब हम बात करते हैं, इट इज कंप्लीटली गवर्न्ड बाय दैट वन पर्सन जिसका नाम होता था, अगर आपको याद हो, कर्ता। इट्स के एंड आई थिंक इट्स नॉट गुड के, नाउ इट्स क्लियर। कर्ता। और कर्ता के साथ जितने भी और मेंबर्स उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जुड़े होते थे उनका नाम होता था को-पार्सनर्स। पार्टनर्स नहीं, पार्सनर्स। इट इज अ सी ओवर हियर। यहां पे कर्ता और को-पार्सनर्स हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक बात समझने वाली ये है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई भी डेफिनेशन इनकम टैक्स 1961 के एक्ट के अंतर्गत नहीं दी गई है। यहां पे हम उस जनरल डेफिनेशन को ही कवर करते चलते हैं जिस एक्ट पे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न करता है। एक चीज यहां पे आपने समझनी ये वाली है कि 4 डिग्रीज में मेंबर्स यहां पे होते हैं और जो हेड होता है फैमिली का उसे हम कर्ता कहते हैं। एक हिंदू को पेरेंसी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो एक मेल मेंबर होता है वो बर्थ से ही उसका मेंबर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस का मेंबर बन जाता है। और एक नया जो अमेंडमेंट हुआ है जहां पे पहले एचयूएफ में बेटियों को अधिकार नहीं दिया जाता था, रियली सैड, बट ये पहले की बात थी। अभी फिलहाल a daughter will also, not can, a daughter will also become a co-parsoner in her own right, मतलब अपने अधिकार से, उसी तरह जिस तरह एक बेटे की हिस्सेदारी एचयूएफ में होती है। एक चीज यहां समझिएगा कि एचयूएफ की, वैसे तो डिस्कशन ये थोड़ी लंबी जा रही है बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट इन द मिडल। एचयूएफ में आप किसी कॉन्ट्रैक्ट से बाध्य नहीं होते हैं, आप अपनी स्टेटस से बाध्य होते हैं। स्टेटस मतलब अगर आप ऐसी फैमिली में पैदा हो रहे हैं जहां पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है, यू ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ इट। अच्छा, एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी
कि हमारे पास सिख अनडिवाइडेड फैमिली और जैन अनडिवाइडेड फैमिली के भी बिजनेस के टर्मिनोलॉजीज हैं और ये बिल्कुल इसी लाइन ऑफ स्केल पे चलते हैं। इस वजह से इफ आई एम राइटिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, द सिख अनडिवाइडेड फैमिली एंड द जैन अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट विल ऑल्सो कम बाय डिफॉल्ट इनटू दिस। अगली हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में आपने ऑलरेडी काफी जगहों से पढ़ा होगा, कंपनी में काफी सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी कि कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होता है, एवरीथिंग दिस एंड दैट। मगर पर्सन की डेफिनेशन कंपनी आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अंतर्गत। इज दैट ओके? अब ये जो कंपनी की डेफिनेशन आती है, यहाँ पे कोई भी कंपनी जो हिंदुस्तान में, इंडिया में डिफाइन की गई है, इंडिया में बनी है, कंपनीज एक्ट के अंदर भी डिफाइन है, इंडिया में भी बनी है, ऐसी कोई कंपनी जो भारत के बाहर है पर बिजनेस हिंदुस्तान में कर रही है, सो इट इज बिजनेस इनसाइड इंडिया। ठीक है। एक और चीज, एनी इंस्टीट्यूशन विच वॉज असेस्ड एज अ कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ द इनकम टैक्स, मतलब ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन जो भले कंपनी के एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है मगर इनकम टैक्स के किसी भी साल के असेसमेंट में अगर वो कंपनी की तरह एसेस की गई है तो वो भी कंपनी है। तो इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में हम इसे डीम्ड टू बी अ कंपनी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और एक अंतिम बात, कंपनी में एक अंतिम बात, जो भी इंस्टीट्यूशन है, एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, वेदर कॉर्पोरेटेड इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी, विच इज डिक्लेयर्ड जनरल या स्पेशल ऑर्डर बाय whom, by the CBDT to be a company for any given assessment year। मतलब ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन जो कंपनी है, अब वो चाहे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के बाहर की, डजंट मैटर, अगर CBDT के किसी आदेश के अनुसार किसी साल उसकी असेसमेंट कंपनी की तरह की गई है तो वो कंपनी है। लगभग तो यही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने इनकॉर्पोरेटेड कहा, चाहे भारत में है चाहे भारत से बाहर है। ये हो गई कंपनी की बात। अब हम आ जाते हैं फर्म पे। हाँ, कंपनी के क्लासेस को भी डिस्कस किया गया है, जो सारी चीजें डोमेस्टिक कंपनी और इंडियन कंपनी ये क्या होता है, ये सारी चीजों को भी डिस्कस किया गया है, फॉरेन कंपनी एंड ऑल दैट। मगर फिलहाल ये सारी चीजें क्लियर आपको तब और होती जाएंगी जब हम धीरे धीरे टैक्सेशन के लॉ में क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। डेफिनेटली करेंगे। लेक्चर 2 चल रहा है, मान के चलिए लेक्चर 20 तक शायद हमारे न्यूमेरिकल्स शुरू हो चुके हो। अब हम बात करते हैं फर्म के बारे में। देखिए, फर्म की डेफिनेशन, जैसे मैंने बोला पर्सन की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 31 में है, फर्म की डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन 23 के अंतर्गत। फर्म की अगर एक व्यवस्थित डेफिनेशन की हम बात करें तो वो हमें मिलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, वही एक्ट जिसने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में सिखाया था। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जहां 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति, एक क्यों नहीं, क्योंकि एक तो इंडिविजुअल में आ गया, जहां पे 2 और 2 से ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं वो फर्म है। एक चीज आपने समझने वाली होगी कि यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इंक्लूडेड है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में नहीं कवर की जाएगी। इसमें बस इतनी सी डिटेलिंग थी। आगे हम आते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की एक खास बात होती है, इनका पर्पस कॉमन होता है, इनका उद्देश्य सेम होता है। जब पर्पस कॉमन है तो आओ साथ मिलके उस स्किल को बांटे और हम अपने पर्पस को साथ अचीव करें। ये पर्पस लीगल होना चाहिए। आप मर्डर या किडनैपिंग का पर्पस लेके नहीं चल सकते। ठीक है, मैं मर्डर, तुम मर्डर, चलो एक मर्डर एसोसिएशन खोलते। इट इज नॉट इवन पॉसिबल। एओपी में कॉमन लीगल पर्पस होना चाहिए। एक चीज और है कि व्हेन पर्सन्स कंबाइन टुगेदर
जब लोग एक साथ आते हैं, when person combine together for promotion of a joint enterprise, they are accessible as an AOP. Joint venture can be a very good example about that. यहां पे आपके को एज मतलब वारिस, इसी के साथ साथ को लिटिगेट्स, इसी के साथ साथ आपके को डोनीज, ये सारे एक साथ आ सकते हैं एक पर्पस के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आप एक एनपीओ भी चला रहे हो, वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंतर्गत उसकी टैक्सेबिलिटी की जाएगी। आ जाइए, चलिए बात करते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एक कॉन्ग्लोमेरेशन होता है। किसका कॉन्ग्लोमेरेशन होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इज बेसिकली द कॉन्ग्लोमेरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैरी ऑन सम एक्टिविटी विथ और विदाउट डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग द इनकम। मतलब यहां पे तो फिर इलीगल काम भी किया जा सकता है। जब ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग इनकम की बात ही नहीं की गई है तो यहाँ पे इलीगल काम उसका बेशक नहीं होगा। इट इज नॉट इवन पॉसिबल कि सरकार ये बोले कि तुम लीगल करो, इलीगल करो, हमको टैक्स दो। रे नहीं भाई, मर्डर कर दिया उसने, टैक्स भर दिया, तो क्या अब वो बच जाएगा क्योंकि उसने सरकार को पैसा दे दिया? सरकार है, रिश्वत नहीं खाती, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या, इट डिनोट्स द स्टेटस of person, body of individuals. It denotes the status of person like executors or trustee who merely receive the income jointly and who may be accessible in the like manner or their beneficiaries thereon. सोसाइटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। काफी ऐसी सोसाइटी होती हैं जो कॉलेजेस खोलती हैं, स्कूल्स खोलती हैं, और उनके ट्रस्टीज होते हैं जो कहने को डोनेशन देते हैं, बट ऐसे सोसाइटीज की असली बात बताई जाए, जो सोसाइटीज होती हैं जो कहती हैं कि हमारा ये सोसाइटी है, हमारी ये इंस्टीट्यूशन है और इनके दान से बनी है, इनके कंट्रीब्यूशन से बनी है, ऐसी सोसाइटीज, ऐसे कॉलेजेस की ट्रूथ तो ये होती है यहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। खैर ये काफी अंदर की बात है और ये आपके लिए रेफरेंस के लिए नहीं है। सो एनीवेयर, ये कॉन्ग्लोमेरेशन होती है इंडिविजुअल्स की, एंड दिस इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। आइए चलिए बात करते हैं दूसरा, लोकल अथॉरिटी। शब्द खुद ही में जाहिर कर रहा है। लोकल अथॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कमिटी है, जो आपके इनकम टैक्स में कहा गया है। लोकल अथॉरिटी इज अ म्यूनिसिपल कमिटी। क्या करें ऐसी म्यूनिसिपल कमेटी का? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो सकता है, म्यूनिसिपल कमेटी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, बेशक हो सकता है। There is one more thing that can come under it, and that is the body of part commissioners. Sorry, the commissionerates, the body of the port commissioners or any other authority which is legally interested by whom? By the government. ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट द्वारा इंटरेस्टेड है कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की देख रेख को कंट्रोल करे, तो वो आ जाती है लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बारे में। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में हम रिलीजियस एंटिटीज को देखते हैं, जो हमारा सिद्धि विनायक का मंदिर है, जो तिरुपति बालाजी हैं। ऐसे जितने भी हमारे धार्मिक स्थल होते हैं जहां पे हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, हर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाता है या नहीं चढ़ाता है, इस चीज से ऊपर वाले को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट लेट्स से वो चढ़ाते हैं, वो दान करते हैं, किसी के भले के लिए करते हैं, वो भी इनकम एसेसिबल होती है। वहां पे भी टैक्सेस लगते हैं, अच्छे खासे टैक्सेस लगते हैं। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में हम ऐसी हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। ये था पर्सन का डेफिनेशन, जहां पे आपको इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बारे में पता चला। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा टर्मिनोलॉजी है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस रेफरेंस से समझना कि आपको टैक्सेस समझ में आए। बट लेट्स से अभी हमारे पास लगभग 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जिन पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें से सबसे पहला था असेसी कौन होता है, दूसरा था असेसमेंट क्या होता है, और तीसरा ये पर्सन क्या होता है। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्थ और प्रोबेबली आज का लास्ट टर्मिनोलॉजी है वो है इंडिया क्या होता है, हिंदुस्तान इनकम टैक्स के एक्ट के अनुसार क्या होता है। देखिए, इंडिया की डेफिनेशन ना आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 2 सबसेक्शन 25A में मिल जाती है। इंडिया मतलब हमारी भारत माता। इंडिया की डेफिनेशन में सबसे पहली समझने वाली बात यह है कि इंडिया की डेफिनेशन को संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से ही उठाया गया है। मतलब आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है वही हिंदुस्तान, वही इंडिया इनकम टैक्स एक्ट के लिए भी है। द सेम, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो फिर आर्टिकल 1 बोलता क्या है? सबसे पहले आर्टिकल 1 बोलता है, इस बात को भी बोलनी पड़ेगी। तो जो पहला कोटेशन आप देखते हैं इनकम टैक्स के एक्ट में, वो कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट पॉइंट, द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का। दूसरी चीज, इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, मतलब जब हम हिंदुस्तान की जमीन की बात कर रहे हैं तो उसमें उस जमीन के अंतर्गत जो पानी है, जो उसका सबसॉइल है, जो सॉइल्स की लेयर है, वो भी आती। इतनी माइन्यूट बात क्यों बतानी पड़ रही है इनकम टैक्स एक्ट को? क्योंकि लूप होल्स, लोग लूप होल्स का ही इस्तेमाल करके कानून के हाथ में क्या झोंकते हैं, धूल झोंकते हैं। तो कह रहे टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, सी बेड मतलब समुद्र और समुद्र की जो सतह है, सब सॉइल मतलब जो मिट्टी है उसके नीचे की भी मिट्टी, मिट्टी हिंदुस्तान की है। अगर ये जमीन हिंदुस्तान की तो इसके नीचे की जमीन भी हिंदुस्तान की है, उसके नीचे की जमीन भी हिंदुस्तान की, उसके नीचे की नीचे की नीचे की जमीन भी हिंदुस्तान की है। तो 3 चीजें आ गई, टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, सब सॉइल। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार, ये क्या है? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही तो है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, नोएडा भी एक टाइम पे इकोनॉमिक जोन हुआ करता था, आज डेवलप हो गया है, अच्छी बात है, नहीं होता तो बुरा लगता मुझे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स मतलब वो जोन्स जहां पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को ये मौका दिया गया कि आइए ना यहां पे फैक्ट्री लगाइए। क्यों लगाएं? आपके इतने साल का प्रॉफिट मार्क्स, आपके इतने साल का टैक्स माफ, आपके इतने मशीन का डेप्रिसिएशन सब माफ। अरे माफ छोड़ो, हम देंगे तुमको पैसा। हम कौन? हम सरकार हैं। इधर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का, इधर एम्प्लॉयमेंट लाने का है, ये इकोनॉमिक जोन होता है। And the fifth one, and probably the one of the most, you can say the last one, the ultimate one, any specified maritime zone. Okay, तो मतलब maritime zone भी यहाँ पे आ जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आ जाते हैं। तो अगर आप इंडिया के बारे में ये सारी चीजें याद कर लेते हो तो इनकम टैक्स के लिए भी यही रेलेवेंट है। सेक्शन 225A बोलता है आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके टेरिटोरियल वाटर्स, सीबेड, सबसॉइल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन। ये हो गए हमारे वो 4 टर्म्स की डिस्कशन जिनके भरोसे अब हम टैक्स लॉज को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एक और टर्म होता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट और एवरेज रेट ऑफ टैक्स। मार्जिनल रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है? बेसिकली कुछ लोग इस टर्मिनोलॉजी को इनके साथ पढ़ा देते हैं, बट ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी डीप है। जब तक आप टैक्सेस को लगाना कैसे है वो नहीं जानेंगे, तब तक रेट ऑफ टैक्सेस का भी कोई मतलब नहीं निकलता है।
So I'm postponing it to the part where we'll be studying the taxes upon income. और जल्दी से हम आते हैं हमारे आज के अंतिम कॉन्सेप्ट पे, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर. लेट्स हैव अ लुक. प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट इंटरलिंक है, जुड़ा हुआ है. जब आप प्रीवियस ईयर को समझ जाते हैं तो आप असेसमेंट ईयर को समझ जाते हैं, और जब आप असेसमेंट ईयर को समझ जाते हैं तो आप प्रीवियस ईयर को समझ जाते हैं. मतलब असेसमेंट ईयर, फिर नाम तो क्लियर है. असेसमेंट, किसकी असेसमेंट होती है? इनकम की. कौन करता है? असेसिंग ऑफिसर. किसके इनकम की? एसएससी की. वो टर्मिनोलॉजीज हमने अभी भी डिस्कस की. असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जहां पे प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम का असेसमेंट किया जाता है. प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम का असेसमेंट किया जाता है. तो फिर प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसका असेसमेंट ईयर में किया जाएगा. क्लियर नहीं हुआ? अभी होगा. असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के 1 साल बाद आता है. मतलब असेसमेंट ईयर का जो जस्ट बैक 1 ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर होता है. इन शॉर्ट, अगर आपका प्रीवियस ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 21 मार्च 31 22 तक, तो असेसमेंट ईयर कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अप्रैल 1 2022 मार्च 31 2023, इसके जस्ट बाद का साल. मतलब 1 अप्रैल 21 से लेकर मार्च 31 2022 में जितनी इनकम कमाई गई है, इस इनकम पे कितना टैक्स बनता है ये पता चलेगा 1 अप्रैल 2022, जस्ट एक दिन बाद से लेकर वो पूरा साल. ये असेसमेंट ईयर होता है. असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट आपको मिलता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में, और प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट आपको मिलता है सेक्शन 3 में. देखिए, प्रीवियस ईयर के रेफरेंस में कानून क्या बोलता है? कानून ये कहता है कि इट मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. मतलब असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल ही तुम्हारा प्रीवियस ईयर है. एज मेंशन्ड, द इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर. तो अगर हम इसी से असेसमेंट ईयर की जानकारी ले लें कि तब असेसमेंट ईयर क्या होता है. असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जस्ट आफ्टर द प्रीवियस ईयर. कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस आपके लिए लेक्चर को खत्म करने से पहले. अगर असेसमेंट ईयर 2023 टू 2024 है, मतलब 1 मार्च 2023 से लेकर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 24 है, तो प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा? और दूसरा क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर 2017 से 2018 है तो असेसमेंट ईयर क्या रहा होगा? आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. इसी के साथ इनकम टैक्स का दूसरा लेक्चर खत्म हुआ, जहां पे हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स की डिस्कशन की. अब कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेलो ओके. कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी इनकम के बारे में जो थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं, जैसे अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड मनी क्या होता है, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है. सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड ये बीकॉम 4th सेमेस्टर यूजीसी नेट कॉमर्स के मैक्सिमम कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी रेलिवेंट है, और साथ ही साथ अगर आपने सीए में रिविजन कर रहे हो आप, उसके लिए भी, रिविजन के लिए भी रेलिवेंट है. एंड ऑल द बेस्ट. आप जिस भी कंपटीशन के प्रिपेयर कर रहे हो. दिस इज मी साक्षी महादेव राइट हियर फ्रॉम ओरेकल कॉमर्स कोचिंग गोरखपुर, साइनिंग ऑफ.